आप सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर। इनके शिक्षा शास्त्र के बारे में आप इसमें पूछे क्वेश्चनों का हल करेंगे। एक भारतीय शिक्षा शास्त्री के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर का सामान्य परिचय दीजिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम का उल्लेख कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर परिचय। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता के एक समृद्ध सभ्य एवं शिक्षित परिवार में होता। रविन्द्रनाथ का लालन पालन घर के नौकरों के कठोर नियंत्रण में हुआ। उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ उन्हें रोज प्रातःकाल घुमाने ले जाते थे। इस कारण वे एकांत प्रेमी और प्रकृति प्रेमी बन गए। उनका मन प्रारंभ से विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने में नहीं लगता था, अतः उनके लिए घर पर पढ़ाने के लिए अलग-अलग विषयों की शिक्षक नियुक्त कर दिए गए थे। सन 1878 ईस्वी में ये अपने मझले भाई के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई और 1880 ईस्वी में वापस भारत लौट आए। 1901 में इन्होंने बोलपुर जिला कोलकाता में अपने पिता द्वारा बनवाए हुए शांति निकेतन में एक विद्यालय खोला, जो आज विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है। वे एक अच्छे साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री भी थे। उन्होंने गीतांजलि नामक विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की बंगला भाषा में रचना की, जिसके लिए उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। 1927 ईस्वी में उन्हें शांति गीत नामक पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त और भी अनेक पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर एक शिक्षाविद, कवि, उपन्यासकार, संगीतकार एवं विचारक थे। मानव समाज की सेवा करते हुए 7 अगस्त 1941 ईस्वी को इस महापुरुष का स्वर्गवास हो गया। टैगोर का शिक्षा दर्शन के अपने जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के उन सिद्धांतों की स्वयं खोज की जिनका प्रतिपादन उन्हें स्वयं आगे चलकर करना था। इन्हीं सिद्धांतों को उन्होंने शांति निकेतन में व्यावहारिक रूप से प्रदान किया। टैगोर के अनुसार शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है। शिक्षा का अर्थ। रविन्द्रनाथ जी के समय में शिक्षण विधि रटने रटाने पर आधारित थी। इसी कारण उनका विद्यालय में पढ़ने में मन नहीं लगा। उन्होंने इस प्रणाली के दोष प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए, इसलिए बड़े होने पर उन्होंने इसका घोर विरोध किया और उनके अनुसार कुछ विषयों को रटने नहीं, वास्तविक शिक्षा नहीं होती। सर्व शिक्षा की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त श्रेष्ठ से सामंजस्य स्थापित करती है। व्यक्ति समस्त श्रेष्ठ से तभी सामंजस्य स्थापित कर सकता है जबकि उसके प्रत्येक पहलू शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक का पूर्ण रूप से विकास हो। जब व्यक्ति के समूल व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाता है, तो उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है और वह समस्त विश्व को अपने परिवार के समान ही समझने लगता है तथा संपूर्ण जगत के मानवों से अपने बंधुओं के समान प्रेम करने लगता है। अथवा टैगोर ने शिक्षा को व्यापक अर्थ दिया। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति के पूर्ण विकास, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और आर्थिक विकास को लक्ष्य मानकर दी जानी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य। यद्यपि टैगोर ने अपने किसी भी कृति में पृथक रूप से शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा नहीं की है, तथापि उनके लेखों से उनका शिक्षा के उद्देश्य संबंधी विचार प्रकट होते हैं। उनके अनुसार शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार के विकास होने चाहिए, जिनमें मुख्य है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास, जीविकोपार्जन की योग्यता का विकास, सांस्कृतिक विकास तथा प्राचीन एवं आधुनिक ज्ञान का समन्वय करने की योग्यता का विकास। और उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को भी माना कि इसमें व्यक्ति में पूरे विश्व को अपना परिवार के समान समझने की भी भावना का विकास होना चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम। टैगोर का कहना था कि शिक्षा का पाठ्यक्रम इतना विस्तृत हो कि वह बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास कर सके। अतः उन्होंने एक विस्तृत पाठ्यक्रम का सुझाव दिया और उसमें अनेक क्रियाओं को भी स्थान दिया। उन्हें विश्व भारती के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, विज्ञान एवं विभिन्न भाषाओं के साहित्य के अध्ययन के साथ साथ नृत्य, अभिनय, संगीत, भ्रमण, कला, बागवानी, समाज सेवा, स्वशासन, खेल कूद, व्यायाम तथा गृह प्रबंध संबंधी क्रियाएं भी सम्मिलित की हैं। टैगोर ने शिक्षा को निम्न के स्तरों में बांटा है: प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रौढ़ शिक्षा। उन्होंने इन सभी स्तरों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं, जिनकी शिक्षा क्रमशः शांति निकेतन, शिक्षा भवन तथा विश्व भारती में दी जाती हैं। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में और माध्यमिक शिक्षा भवन में और उच्च शिक्षा विश्व भारती में दी जाती है। शांति निकेतन अथवा विश्व भारती पर टिप्पणी लिखी।
शांति निकेतन कोलकाता से 265 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। वास्तु रूप से महर्षि देवेंद्रनाथ जी ने यहाँ पर अपनी साधना के लिए एक आश्रम की स्थापना की। यहाँ पर उन्होंने बड़े ही परिश्रम से प्राकृतिक वातावरण का विकास किया। यहाँ पर उन्हें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता था तथा अपूर्व शांति प्राप्त होती थी, अतः इसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रख दिया। रवीन्द्रनाथ टैगोर इस आश्रम की प्राकृतिक सुंदरता से बचपन से ही आकृष्ट थे, अतः उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप में स्थापित करने के लिए इस स्थान का चयन किया। यह विद्यालय 1901 ईस्वी में केवल 5 छात्रों के समूह से प्रारंभ किया गया। बाद में यह छात्र संख्या अत्यधिक बढ़ गई, जिससे आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होने लगी। इन समस्याओं से जूझते हुए टैगोर ने अनवरत शिक्षा सेवा की। 6 मई 1952 को यह शिक्षा संस्थान शांति निकेतन अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में परिणत हो गया। इसका नाम विश्व भारती रखा गया। विश्व भारती संस्थान निरंतर प्रगति करता गया। 1953 ईस्वी में यह विश्वविद्यालय भारत सरकार के संरक्षण में आ गया। विश्व भारती में निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। नंबर 1, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। नंबर 2, विश्व की प्रसिद्ध संस्कृतियों का समन्वय। नंबर 3, विश्व के विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता का विकास। नंबर 4, मानवीय गुणों का विकास। नंबर 5, सुख एवं शांति की अभिवृद्धि। ग्रामीण सुख समृद्धि एवं ग्रामीण विकास, मानव का नैसर्गिक विकास। विश्व भारती का दैनिक कार्यक्रम जो है, विश्व भारती एक आवासीय शिक्षण संस्थान है। इसके दैनिक कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। जैसे प्रातः 4:30 से 6:30 बजे छात्र दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं और अपने कक्षों की स्वच्छता करते हैं। 6:30 से 10:30 बजे 6:30 से 10:30 के बजे छात्र अध्ययन करते हैं। अपराह्न 12 बजे मध्याह्न भोजन होता है सामूहिक, और 1 से 2 बजे छात्रों के स्वाध्याय का समय होता है। सायंकाल 5 से 6 बजे खेलकूद क्रीड़ा आदि। 6:30 से 7:30 सामूहिक अध्ययन एवं व्याख्यान, और 7:30 से 8:30 रात्रि भोज। 9 बजे छात्र शयन कक्षों में चले जाते हैं। विश्व भारती के विभिन्न विभाग। शिक्षण सुविधा की दृष्टि से इस विद्यालय को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, जैसे प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च स्तर। विश्व भारती में अनेक विभाग हैं जिनमें विभिन्न विषयों का अध्ययन अध्यापन तैयार किया जाता है। इन विभागों को भवन कहा जाता है। ये भवन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, पाठ भवन। यह स्कूल विभाग का संचालक तथा संस्था का बुनियादी विभाग है। इसके अंदर छात्रों को प्राथमिक शिक्षा लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। नंबर 2, शिक्षा भवन। यह विभाग छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करता है। यह विभाग इंटरमीडिएट स्तर तक बालकों को विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा देता है। नंबर 3, विद्या भवन। यह विभाग छात्रों को उच्च शिक्षा का संचालन करता है। इसके अंतर्गत त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा शोध अध्ययनों की व्यवस्था की गई है। नंबर 4, विनय भवन। यह शिक्षक प्रशिक्षण विभाग है। इसके अंतर्गत बीएड, एमएड तथा पीएचडी आदि की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नंबर 5, कला भवन। यह ललित कलाओं के प्रशिक्षण का केंद्र है। यहाँ हाईस्कूल के पश्चात क्रमशः 2, 4 एवं 5 वर्षों के कला एवं शिल्प पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। इस भवन को बृहद कला दीर्घा संग्रहालय तथा पुस्तकालयों द्वारा सुसज्जित किया गया है। संगीत भवन। यह भवन संगीत एवं नृत्य शिक्षण के लिए अनेक प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। 7, चीन भवन। यह चीन देश की संस्कृति, सभ्यता, दर्शन एवं समस्याओं आदि के अध्ययन का केंद्र है। यह चीन तथा भारत के साम्यवादी दृष्टिकोणों का पोषक है। नंबर 8, हिंदी भवन। इस विभाग के अंतर्गत हिंदी के उच्च शिक्षण की व्यवस्था तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया है। नंबर 9, श्री भवन। यहाँ केवल बालिका शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस भवन में शिक्षा विभाग भी है। नंबर 10, श्री निकेतन। यह विभाग ग्रामीण समस्याओं तथा ग्राम विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्थापित किया गया है। इसमें ग्रामीण विशिष्टकृत पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अग्रलिखित विभाग हैं। नंबर 1, कृषि विभाग। नंबर 2, दुग्धशाला विभाग। नंबर 3, ग्राम कल्याण विभाग। और नंबर 4, उद्योगशाला विभाग आदि। अगला है शिल्प सदन। इसके अंतर्गत मूर्तिकला, स्थापत्यकला तथा अनेक अन्य शिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। और 12वां है रविंद्र सदन। यह विभाग 1942 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस विभाग का उद्देश्य टैगोर के जीवन दर्शन तथा शिक्षा दर्शन संबंधी अध्ययनों को सुलभ बनाना है। इसमें एक संग्रहालय है जहाँ टैगोर के जीवन की समस्त वस्तुएं, रचनाएं, पत्र, पेंटिंग, लेख, संगीत रिकॉर्ड, पुस्तकें, पुरस्कार और सम्मान आदि सुरक्षित रखे गए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है।
टैगोर के अनुसार शिक्षण के लिए अपनाई जाने वाली प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। शिक्षण विधि। टैगोर के तत्कालीन शिक्षण विधियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। दोषपूर्ण शिक्षण विधियों के कारण ही उन्होंने विद्यालय से अरुचि हो गई थी। उन्होंने आधुनिक शिक्षा साहित्य की भांति निम्नलिखित नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल दिया। नंबर 1, क्रिया द्वारा शिक्षा। उनका कहना था कि बालक क्रियाशील प्रवृत्ति का होता है अतः उसे स्वाभाविक एवं प्राकृतिक वातावरण में ही अधिक से अधिक क्रियाशील रहने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, भ्रमण द्वारा सीखना। उनका कहना था कि शिक्षा प्रत्यक्ष विधि द्वारा देनी चाहिए अर्थात बालकों को देशाटन के लिए ले जाना चाहिए और अर्थों को प्रत्यक्ष दिखाकर तब उनके संबंध में ज्ञान देना चाहिए। स्व प्रयास एवं स्वाध्याय द्वारा शिक्षा। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका पूर्ण ज्ञान प्रयोगात्मक विधि द्वारा ही प्राप्त होता है अतः ऐसे विधियों से ज्ञानार्जन करने के लिए उन्होंने प्रयोगात्मक विधि अपनाने का सुझाव दिया। वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि। टैगोर इस बात को उचित नहीं मानते थे कि शिक्षक कुछ विषयों का ज्ञान देता रहे और विद्यार्थी सुनता रहे। उनका कहना था कि शिक्षा वाद विवाद तर्क एवं प्रश्नोत्तर विधि द्वारा दी जानी चाहिए। इन विधियों के अंतर्गत गुरु शिष्य एवं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव विधि। टैगोर का मत था कि शिक्षण विधि को प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होना चाहिए क्योंकि इससे तर्क शक्ति का विकास होता है। एक विषय निरीक्षण और अवलोकन शक्ति भी विकसित होती है। टैगोर की शिक्षा में अनुशासन संबंधी विधियों का विचार कीजिए। शिक्षा में अनुशासन संबंधी टैगोर के विचार। टैगोर शिक्षा में अनुशासन को नैतिक विकास के लिए आवश्यक मानते थे, लेकिन वे बाह्य अनुशासन एवं दमनात्मक अनुशासन के घोर विरोधी थे। वे आत्मानुशासन को ही उपयुक्त मानते थे। उनका कहना था कि बच्चे स्वभाव से अनुशासन नहीं होते और जब उनके स्वतंत्र क्रिया में बाधा उपस्थित की जाती है तो वे उद्दंड हो जाते हैं और फिर अनुशासनहीन हो जाते हैं। बालक अपनी क्रियाओं को प्राकृतिक झरने की भांति स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं अतः वे मुक्तात्मक अनुशासन के पक्ष में थे। बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहते थे। उनका कहना था कि बालक अपनी रुचि के से कार्य करता रहे और स्वयं अपने द्वारा लगाए गए अनुशासन के अंदर रहे। अध्यापक हस्तक्षेप अति आवश्यक परिस्थितियों में ही होना चाहिए। अनुशासन के विषय में टैगोर का प्रस्तुत कथन उल्लेखनीय है। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है अपरिपक्व एवं स्वाभाविक आवेगों की अनुचित उत्तेजना और अनुचित दिशाओं में विकास से सुरक्षा। स्वाभाविक अनुशासन की इस स्थिति में रहना छोटे बच्चों के लिए सुखदायक है। यह उनके पूर्ण विकास में सहायक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर के योगदान को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर का योगदान। टैगोर उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री थे। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नई बातों को सम्मिलित किया। टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवीन एवं महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उनमें से कुछ प्रमुख विचार निम्नलिखित थे। शिक्षा जीवन की पूर्णता प्राप्ति में सहायता करती है, जिससे भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पहलू विकसित होते हैं। शिक्षा राष्ट्रीयता विकसित करती है, जिसका आधार भारतीय संस्कृत होना चाहिए। नंबर 3, शिक्षा हेतु प्रकृति स्वयं एक शिक्षक है। शिक्षा सौंदर्य बोध, परम आनंद और आत्म प्रेरणा विकसित करती है। शिक्षा ललित कला का विकास करने में सहायक है। संगीत, चित्रकला, कविता, नृत्य, अभिनय आदि को शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। टिप्पणी लिखिए। गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती तथा शिक्षा में योगदान। विश्व भारती की स्थापना तथा शिक्षा क्षेत्र में योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान उनका विश्व भारती विद्यापीठ है, जहां उन्होंने भारतीय आदर्शों का अनुसरण करते हुए पूर्वी एवं पाश्चात्य सभ्यता में सामंजस्य स्थापित किया। विश्व भारती नामक संस्था में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा दी जाती है। उसमें कई भवन तथा विभाग हैं। यहाँ साधारण शिक्षा पर आधारित विभागों के अतिरिक्त कृषि विभाग, गृह कल्याण विभाग, शहरी शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग तथा शिक्षण विभाग आदि भी खोले गए हैं। विश्व भारती में टैगोर ने अपने शिक्षा संबंधी विचारों को साकार रूप दिया। उन्हें डीबी, हर्बर्ट, फ्रोबेल तथा पेस्टोलॉजी की भांति अपने विचारों को व्यवहार रूप में क्रियान्वित किया। विश्व भारती के स्वतंत्र वातावरण में स्वक्रिया, स्वाध्याय, प्रयोग तथा दृश्य श्रव्य सामग्री पर बल दिया गया है। पाठ्यक्रम का आधार पूर्व अनुभव, क्रियाशीलता तथा जीवन से संबंधित यथार्थवादी, उपयोगी तथा जीवन के सभी पक्षों पर आधारित ज्ञान को बनाया गया। सौंदर्य बोध की शिक्षा के लिए ललित कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, कविता, अभिनय तथा चित्रकला के लिए कला भवन चलाया गया है। उनकी शिक्षा 3 वादों मानवतावाद, आदर्शवाद एवं प्रकृतिवाद का समन्वित रूप है। टैगोर के शिक्षा अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? टैगोर ने शिक्षा के व्यापक अर्थ का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। उनके अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त रूप से सामंजस्य स्थापित करती है। टैगोर के अनुसार कुछ विषयों को पढ़ लेना या रट लेना वास्तविक शिक्षा नहीं है।
टैगोर के अनुसार शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। टैगोर ने एकता, स्वतंत्र विकास, क्रिया, आत्मानुशासन, खेल द्वारा शिक्षण, जीवन केंद्रित अनुभव पर आधारित शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों, विवेकपूर्ण तथा मातृभाषा पर आधारित शिक्षा के सिद्धांतों पर बल दिया। उनके अनुसार शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। उनके शिक्षा संबंधी सिद्धांतों के मूल में उनका यह विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का विकास करके उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास होना चाहिए। जन शिक्षा के संबंध में टैगोर के विचार लिखे। टैगोर ने देखा कि देश की काफी जनसंख्या अशिक्षित है। यह देखकर उन्हें अपार दुख हुआ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जागरण के लिए देश की प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ सीमा हद तक शिक्षित होना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने शहरों गाँवों में और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि प्रौढ़ों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और यह शिक्षा व्यवहारिक और समाज के आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और यह दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, जैसे धर्म ग्रंथ, मेले, प्रदर्शनियों, रामलीला, कृष्णलीला तथा अन्य धर्म ग्रंथ क्रियाओं से आदि। स्त्री शिक्षा के विषय में टैगोर के विचार। क्षमताओं के दृष्टि से टैगोर स्त्री और पुरुष दोनों को समान मानते थे। उनका कहना था कि जिन विषयों की ज्ञान अर्जन की क्षमता पुरुष में है, उन्हीं को पढ़ने और समझने की क्षमता स्त्री में भी है। इस प्रकार उन्होंने स्त्री को किसी प्रकार से पुरुषों से हीन नहीं बताया और इसलिए उन्होंने स्त्री और पुरुष के पाठ्यक्रम कोई भेद भी नहीं रखा है। उनका विचार था कि जहाँ तक संभव हो सके सह शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। ग्रामीण शिक्षा के विषय में टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। भारत की अधिकांश जनता निरक्षर है, जो गाँव में ही निवास करती है। अतः टैगोर का विचार था कि देश सेवा और समाज सेवा का कार्य ग्रामों से प्रारंभ करना चाहिए। ग्रामवासियों को यथावत से शिक्षित करने का काम शुरू कर देना चाहिए। प्राथमिक पाठशाला खोली जानी चाहिए, जहाँ कीर्तन, भजन, हरिसभा, गीत भजन मंडल, धर्म ग्रंथों का पठन पाठन, समाज सेवा, हस्तकौशल परीक्षण आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें वहाँ ग्रामोद्योग, सफाई, कृषि एवं उपयोगी व्यवसाय का भी ज्ञान देना चाहिए। धार्मिक शिक्षा के विषय में टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो इस विषय में टैगोर के विचार हैं कि टैगोर का कहना था कि शिक्षा में किसी एक धर्म को नहीं वरन सभी धर्मों को स्थान देना चाहिए। इससे लोग सांप्रदायिकता एवं अंधविश्वास से दूर रहेंगे और उनमें समानता की भावना का विकास होगा। उनका विचार था कि प्रकृति और मानवता पर आधारित भावना ही हमारे पूज्य विषय हैं और स्वार्थ रहित अच्छे कार्य हमारी वास्तविक पूजा है। उनका कहना था कि हमारी आस्था मानव कल्याण में होनी चाहिए। राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय की शिक्षा के विषय में टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। टैगोर का विचार था कि प्रति देशवासी में अपने देश के प्रति प्रेम आस्था होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर देश पर बलिदान होने को तत्पर रहे। अतः शिक्षा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर रही। टैगोर राष्ट्रीयता से अधिक अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को महत्व देते थे। वही सारे विश्व के कल्याण की कामना करते थे। वो चाहते थे कि सारे संसार के लोग मिलजुल कर रहें और विश्व में शांति की स्थापना हो। अतः उनका कहना था कि नागरिकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाए। टैगोर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति में विश्वास करते थे और शिक्षा के द्वारा इस भावना को विकसित करना चाहते थे। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को प्रस्तुत किया था। निश्चित उत्तरी प्रश्न। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 6 मई 1861 ईस्वी को। टैगोर की उनकी किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? गीतांजलि के लिए। टैगोर द्वारा स्थापित प्रमुख शिक्षण संस्था का क्या नाम है? विश्व भारती। विश्व भारती संस्था के जन्मदाता कौन थे? विश्व भारती संस्था के जन्मदाता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करने वाले और टैगोर का को स्पष्ट कथन कीजिए। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का समस्त श्रेष्ठ से सामंजस्य स्थापित करती है। ये टैगोर की परिभाषा है शिक्षा के विषय में। टैगोर द्वारा प्रतिपादित मानवतावादी अवधारणा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। टैगोर किस प्रकार के अनुशासन के घोर विरोधी थे? टैगोर दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे। टैगोर किस प्रकार के अनुशासन के पक्ष में थे? उत्तर है इसका आत्मानुशासन के पक्ष में थे। तो हम सभी को यदि आत्मानुशासन रहेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। यदि हम दमनात्मक अनुशासन से अनुशासित रहेंगे, जैसे दमन वाला व्यक्ति हटेगा तो हम फिर अनुशासनहीन हो जाएंगे। इसलिए हमें अपना अनुशासन खुद करना चाहिए। आत्मानुशासन ये बच्चे का नहीं बल्कि सभी के लिए जरूरी है। धन्यवाद।